Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Zahid Mahmood और रिवाइज्ड पीएमसी एनएमडी कैट सिलेबस 2020 को हम रिव्यू नहीं जस्ट कर रहे, आपको पता है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक्चुअली फास्ट पेस्ट में उसको रिवीजन की जा रही है। बड़ा आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये रिएक्शन काइनेटिक्स है। तो अभी आपको ना फास्ट रिवाइज करवाने से एक दफ़ा तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। फिर दूसरा आपने लास्ट 5-6 मंथ्स में जो टोटल लर्न किया ना उसको आप एक दफ़ा रिकम्पोज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, ताकि आप क्विकली उन चीज़ों को जो आपने लर्न की थी उनको अप्लाई करना सीखें। क्योंकि मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ भी यहाँ डिस्कस करवा रहा हूँ और मेन पर्पज़ यही था कि आप जो रिवाइज्ड सिलेबस है इसमें से लर्न कर सकें कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को क्विकली हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। और बेटा कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था, तो आपने वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। तो बेटा आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह की डिटेल बात होगी। तो हम चलते हैं इन टॉपिक को थारोली 1 बाय 1 डिस्कस करने के लिए, और आपको साथ साथ में जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको भी मार्क करवाता जाऊंगा कि इसमें से क्या क्या टॉपिक्स आपने करने हैं। और लास्ट पे फिर हम डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल एमसीक्यूज़ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो फर्स्ट इसमें जो आपसे पॉइंट डिस्कस करने के लिए कहा गया सॉरी, वो है जी रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको पता है कि इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dx/dt इसको लिखा जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होने चाहिए? कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम टेकन है ना। बेटा कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स फिक्स रहते हैं। हाँ, जो रेट कांस्टेंट है के, उसके यूनिट्स में चेंज आता रहेगा। सेकंड पार्ट है जी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड करने के वेरियस मेथड्स हैं। जैसे अगर आप बुक में देखें रिएक्शन काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन, रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने मेनली 3 चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर 3 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। 3 मेन पैरामीटर्स। रिएक्शन काइनेटिक्स डील विद नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस एंड नंबर 3 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। तो फिलहाल मैं आपको जो डिस्कस करवाने लगा था, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा था, वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की वेरियस मेथड्स हैं। तो बेटा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते होते हैं केमिकल मेथड्स एज वेल एज फिजिकल मेथड्स। ये देखा पेज 314 है और लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन वही जैसे भी हम बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम टेकन है, यूनिट्स आने चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा इसमें ये एक रिएक्शन दिया हुआ है HI की डिकम्पोजिशन वाला, और ये उसका ग्राफ है। अब आप देखेंगे इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकंड रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने HI की कंसंट्रेशन रखी हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड इस रिएक्शन में एज रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, HI डिकम्पोजिंग इंटू H2 एंड I2। तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो बड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट की टेबल में देखें ज़रा डिक्रीज होती जा रही है। टाइम के साथ साथ HI की रिएक्टेंट्स की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट नेगेटिव होता है। एक फॉलिंग कर्व आपके पास आ जाएगा, फॉलिंग कर्व आया, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट होते हैं तो राइजिंग कर्व आना था। अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया इसमें ABC, जिसमें जो परपेंडिकुलर है ये कंसंट्रेशन चेंज बता देता है और जो इस ट्राइंगल की बेस है ये टाइम टेकन बता देती है। तो कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस जो टेंजेंट थीटा होता है, जो आपको इस लाइन की स्लोप बताता है, दैट विल आल्सो इंडिकेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का एक मेथड था ग्राफिकली केमिकली सॉरी। बड़ा कुछ मेथड्स होते हैं फिजिकल।
फिजिकल मेथड्स में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। जैसे पहला स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड, हर मेथड के ना एक एक वर्ड आप याद कर लो, मैं आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ। फर्स्ट है जी स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जिसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। जिस तरह रेडिएशन अब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी चेंज हो रही है, वही रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड, मतलब वही रेट ऑफ रिएक्शन है, वही इस रिएक्शन की स्पीड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड यूज़ होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस के लिए। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में चेंज आ रहा होगा, उसी स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। नंबर 3 है डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक मेथड इज़ यूज्ड फॉर सच रिएक्शंस विच इन्वॉल्व स्मॉल वॉल्यूम चेंज। जिनमें स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, उन्हें डायलेटोमेट्रिक मेथड से मेजर किया जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसमें चेंज आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, फिजिक्स में आप काफ़ी डिटेल पढ़ चुके हैं। नंबर 5 है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड अप्लाई होगा ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, विच हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी, द एबिलिटी अप टू विच अ सॉल्यूशन कैन रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये वेरियस मेथड्स हैं टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के मेथड्स थे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल फिजिकल दोनों मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है जी। बच्चों नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर्स हैं, आपकी बुक में 5-6 लिखे हुए, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है, और उसके बाद कंसनट्रेशन है, टेम्परेचर, लाइट या सरफेस एरिया वगैरह। जैसे मैं चले ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेटा ये केमिकल मेथड है, एक रिएक्शन दिया हुआ था एस्टर की हाइड्रोलिसिस का, जिससे एसिडिक एसिड इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ था। इसको टाइट्रेशन के थ्रू आपने मेजर किया। अब आपने यहाँ टाइम रखा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रखा हुआ एसिडिक एसिड, ये राइजिंग कर्व आ गया, जो अभी मैं पहले बात कर रहा था। रिएक्टेंट्स के लिए फॉलिंग कर्व आता है बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज बीइंग डिक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और प्रोडक्ट्स के लिए राइजिंग कर्व आता है बिकॉज देयर अमाउंट इज बीइंग इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट उसी तरह यहाँ भी एक ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, और उस ट्राइंगल का टेन थीटा फाइंड कर लेना है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, टाइम टेकन यानी कंसंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है नहीं। ये आपने टाइट्रेशन पढ़ी भी थी कि ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिनाल्फथलीन। फिनाल्फथलीन का बेस में पिंक कलर होता है और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस हो जाता। तो बात हम ये करने लगे थे कि वेरियस फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते होते, बट इसमें ये है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में ना बड़ा आपको मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में ये होता है कि जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, और उसी तरह इनके रिएक्शन फास्टर होंगे। बट इसी तरह जो ग्रुप 7 है हैलोजेंस, और ग्रुप 6 ए कह लें, ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो फर्स्ट ए सेकंड ए रिएक्टिव मेटल्स, और 7A एंड सम ऑफ द 6A एलिमेंट्स आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, इनके रिएक्शन फास्टर होंगे। और जो दरमियान में ग्रुप्स आते हैं ना 3A 4A 5A, उनके रिएक्शन स्लोअर होने चाहिए। नंबर 2, बट सेकंड नंबर पे जो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन है वो फास्टर, और कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लोअर होते हैं। नंबर 3, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो डिस्प्लेसमेंट है आयनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे AgNO3 में NaCl ऐड करें, AgCl फॉर्म हुआ और साथ बाई प्रोडक्ट जो भी बनता है, तो आपने AgNO3 में NaCl ऐड किया, यू गेट AgCl वाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस जो बाई प्रोडक्ट था NaCl, AgCl प्लस बट आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया था ना AgNO3 और उसमें ऐड किया था NaCl, तो आपके पास आ जाएगा NaNO3 प्लस AgCl, AgCl विल अपीयर एज वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमें ये कहना चाहिए कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्लोअर होते हैं, और जो आयनिक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे AgNO3 प्लस NaCl टू फॉर्म AgCl प्लस NaNO3, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स इमीडिएटली बन जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें मैंने आपको जो डिस्कस करवाए हैं 3 पॉइंट है। नंबर 1 फर्स्ट है सेकंड है के रिएक्शन फास्टर है, और उधर से 6 से 7 है जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स है उनके रिएक्शन फास्टर है। नंबर 2 आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन फास्टर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लोअर। नंबर 3 रिडॉक्स रिएक्शन स्लोअर होते हैं और आयनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनसे फास्टर होते हैं। जो बेटा सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रिएक्टेंट्स के कोलाइड करने का, प्रोडक्ट फॉर्म करने का चांस भी ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। अच्छा, ये ना टेबुलर फॉर्म में उसने टेबल 11.1 में 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं। मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में अभी आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँगा। सॉरी बेटा, फिर आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम मेटल का कास्टिक सोडा के साथ अगर रिएक्शन करवाएं, एल्यूमिनियम मेटल का एक बल्कि पीस ले लेंगे तो रिएक्शन स्लोअर होगा, और अगर एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करेंगे या एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसका रिएक्शन फास्टर होगा। लाइट का फोटोकेमिकल रिएक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और लाइट इंटेंसिटी से भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए इनका भी लाइट का और रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। फिर है सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया था। बट एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस ये है कि एंडोथर्मिक में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़्यादा इंक्रीज होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, अच्छा मेरा थोड़ा ना गले में खराश है, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि इम्प्रूव किया मैंने आप बच्चों की दुआओं की वजह से। तो अभी भी थोड़ा सा गले में ज़रा ना इशू है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो बेटा यही जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ उसने ग्राफिकल फॉर्म में। बेटा एक्स एक्सिस पे उसने रखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी को, और वाई एक्सिस पे रखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ये माइंड में रखें, वाई एक्सिस पे उसने मॉलिक्यूल्स की अमाउंट रखी है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप देखें कि टेम्परेचर T1 और T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट कर्व्स आपके पास आ रहे हैं, और उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है। अच्छा, अब T1 जो लोअर था ना, बड़ा उस लोअर पे कम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ये शेडेड एरिया, ये यहाँ से देख रहा है ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। सॉरी, तो एट लोअर टेम्परेचर लेसर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाले मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पे कम होते हैं। और जब आप उसका टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर देते हैं, अब ये शेडेड एरिया ज़्यादा हो गया। शेडेड एरिया ज़्यादा होने का मतलब है अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। पहले कम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ गई है। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। नाउ मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो बड़ा जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रखने वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता होता है। ठीक है, ये T1 के करस्पॉन्डिंग इधर जो है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कि पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ये वाली थी, ये वाली लेस, और यहाँ से अगर आप देखें तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर बढ़ाने से मोर मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें फिर ये आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से डबल हो जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स। और उसकी रीज़न क्या है? यस, बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आप इंक्रीज लाते हैं, नाउ मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑलमोस्ट डबल होते जाते हैं, या आप ये कह लें उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन या अमाउंट ऑलमोस्ट डबल होती जाती है जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। तो इफेक्टिव कोलिजन डबल होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाना चाहिए। वापस आते हैं। बेटा नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन
इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन आपने रिएक्टिंग स्पीशीज़ की यूनिटी ले ली ना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले ली, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ टेकन एज यूनिटी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी लिया जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का इक्विवेलेंस आ जाता है। ये आपकी बुक में ना चैप्टर 11 के बिल्कुल स्टार्ट में एक टॉपिक छोटा सा दिया हुआ था, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। बेटा कोई बच्चा बता सकते हैं इसको वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों कहते हैं? स्पीड कांस्टेंट कह देते, जो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है उसको स्पीड कांस्टेंट कह देते। हमने इसे वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों कहा? जी बिल्कुल बेटा, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए कहा क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है फॉरवर्ड। ये हम इरिवर्सिबल एक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड दे प्रोसीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो जब आप उसकी एक डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं तो उसे वेलोसिटी कांस्टेंट कहना चाहिए। ठीक है जी, तो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ये लिखा हुआ है। Hence, the specific rate constant of a reaction is the rate of reaction when concentrations of the reactants are unity। ये ऊपर लिखा भी हुआ देखो, एक जनरल रिएक्शन लिया था, A मोल A, B मोल B, they react to form C मोल of C and D मोल of D। बट इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A रेस्ट पर स्मॉल A, B रेस्ट पर स्मॉल B आना चाहिए था। अब हमने कहा लेट वी हैव A एंड B बोथ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी रख ली, देन रेट इज इक्वल टू K। फिर रेट ऑफ रिएक्शन K के इक्वल आ गया, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जब वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू यूनिटी हो जाए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी जा रहा है इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे? अगर कंसंट्रेशन यूनिटी रखेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन वाली होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अदरवाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग के रेट कांस्टेंट के यूनिट चेंज हो सकते हैं। ले जी, नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो अभी बात कर रहे थे। रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में के रेट कांस्टेंट के यूनिट आने चाहिए पर सेकंड। क्यों बड़ा? फर्स्ट ऑर्डर में लिखना था रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पर 1। फर्स्ट ऑर्डर में ए का एक्सपोनेंट 1 बनाना था, तो के किसके इक्वल आ जाता? के विल बी इक्वल टू रेट ओवर ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऊपर रेट के यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, नीचे कंसंट्रेशन के यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए, पर सेकंड बाकी बच गया। फर्स्ट ऑर्डर में सॉरी के यूनिट पर सेकंड होते हैं। जीरो ऑर्डर में सेम वही होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है, के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, सो वी हैव मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा इसी तरह फिर आप फाइंड कर सकते हैं के यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और के यूनिट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो वेरियस ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने के यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट भी कर लेने, वैसे आपको याद भी हो जाते हैं इजीली, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है। अच्छा बेटा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, इसको 2-3 तरह से डिफाइन किया जाता है। इसको डिफाइन करने के लिए तो एक तो बुक वाली जनरल स्टेटमेंट है कि इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रिटन इन रेट एक्सप्रेशन। जैसे ये एक रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पर स्मॉल ए, बी रेस्ट पर स्मॉल बी। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी। तो स्मॉल ए प्लस बी जो ओवरऑल सम ऑफ एक्सपोनेंट है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दिया जाता है। सॉरी, नंबर 2। बट इसमें सेकंड ये भी कहा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration effectively change during the reaction, number of molecules whose concentration effectively change during the reaction। तो sum of exponent कह लें, या number of species whose concentration effectively change during the reaction, या ये कह लें number of species which affect the rate of reaction। number of species which affect the rate of reaction, they're all termed as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरियस ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपने ना एग्जांपल याद रख लेनी है। N2,5 की डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बेटा ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से
सॉरी एस्टर नहीं है, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हाइड्रोलाइज करके हमने अल्कोहल बनाई है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें वाटर को काउंट नहीं कर रहे बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। इसी तरह NO की ऑक्सीडेशन हो रही है ओजोन से, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। FeCl3 और KI वाला रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये जो क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनेशन से CCl4 फॉर्मेशन है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 1.5 आता है। और आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म का एक्सपोनेंट 1 लिया है और Cl2 का एक्सपोनेंट हाफ लिया है, क्योंकि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होगा जिसमें Cl2 नहीं Cl फ्री रेडिकल यूज़ होना है, वो एज एक्टिव रिएक्टेंट इसमें काउंट होना है। तो इसका जो ऑर्डर है 1.5 आता है। बेटा इसी तरह जो जनरल एक आप याद रख लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करने वाले हैं ना, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिसइंटीग्रेशन हो रही है, वो ब्रेक हो रहे होते हैं। जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप पोलोनियम कह लें, उससे अल्फा रेज निकलती है, कोई भी हो, तो बेटा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेक करना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती होती। सो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ले बेटा ये तो हो गए रिएक्शन काइनेटिक्स के सिलेबस कंटेंट्स। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम्स। डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, मैंने बताया 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं, याद है जी बेटा? नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एंड नंबर 3 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सारी टर्म्स आपने अभी डिस्कस कर ली। रेट ऑफ रिएक्शन का बता दिया, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन को कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 2-3 तरह से डिफाइन कर दिया। रेट कांस्टेंट K है और इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के टर्म्स में या वेलोसिटी कांस्टेंट के टर्म्स में भी बता दिया। रेट डिटरमिनिंग स्टेप थोड़ा सा हमने डिस्कस नहीं किया। बट एक मल्टी स्टेप रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या आप उसको दो रेट डिसाइडिंग स्टेप। चलिए आपको दिखाता हूँ ये भी। यही एक टॉपिक था जी यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ ही हाफ लाइफ एंड दिस रेट डिटरमिनिंग स्टेप। बड़ा एक रिएक्शन हुआ NO2 और CO का, दे फॉर्म NO और CO2। इन्होंने NO और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की है। अब ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो है, when NO2 combine with NO2 to form NO3 and NO स्लोअर है। तो जो स्लोअर स्टेप है दैट शुड बी रेट डिसाइडिंग स्टेप, और दूसरा फास्टर है। अच्छा, इसमें जो NO3 फॉर्म हुआ ना, ये जो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में अपीयर नहीं हुआ, सच स्पीशी इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, ये लिखा हुआ। रिएक्शन इंटरमीडिएट हैज अ टेम्पररी एग्जिस्टेंस अनस्टेबल रिलेटिव टू रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो 2 चीज़ें याद रख लें। मल्टी स्टेप रिएक्शन के स्लो स्टेप को RDS कहते हैं, RDS फॉर रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और उसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो ऐसी स्पीशी है जो हाईली अनस्टेबल होती है, टेम्पररी एग्जिस्टेंस उसकी होती है, एंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बट विल नॉट अपीयर इन द फाइनल प्रोडक्ट्स। अच्छा बेटा, उसके बाद है एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सारे बता दिए। गिवन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट विद द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ये जो मैं आपको कह रहा था वो एक टेबल में आपके साथ शेयर करूँगा, टेक्स्ट बुक वाला। बेटा ये अब उसकी बारी आ गई। उस टेबल में ना मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस का एक टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का एक मेथड है, मेथड ऑफ ये लिखा फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरियस मेथड्स हैं, इनके नेम्स याद रख लेने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के 5 स्टेप्स हैं, 5 मेथड्स हैं। इन 5 मेथड्स के आपने नेम याद रख लेने। हीट एंड ट्रायल मेथड, ग्राफिकल, डिफरेंशियल, हाफ लाइफ और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के इस टेबल को। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है, इस टेबल से एक्सप्लेन करते हैं ये। अच्छा बच्चों, इसमें उसने वैसे तो टॉपिक लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है। कैसे, मैं शेयर करता हूँ। फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में देखें। बड़ा फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में हम NO की ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं। NO + 2H2 टू फॉर्म 2 वाटर एंड नाइट्रोजन।
यहाँ से हमें लग रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 and 2 4 आना चाहिए, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका ऑर्डर 3 कैसे आया वो एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या किया, NO कांस्टेंट कर दिया। अगर NO की अमाउंट कांस्टेंट कर दी है तो रेट अब NO से इफेक्ट नहीं हो रहा, वो अब चेंज नहीं हो रही उसकी अमाउंट। H2 पे डिपेंड करने लग गया। कैसे? बड़ा H2 की अमाउंट आपने 0.001 से डबल कर दी, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, उसकी अमाउंट डबल कर दी, तो रेट भी 0.025 से डबल हो गया 0.050। फिर कीपिंग NO कांस्टेंट आपने H2 की अमाउंट 0.001 से 3 टाइम करके 0.003 कर दी, तो बड़ा उसका रेट भी 3 टाइम हो गया। तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H2 का कोई एक्सपोनेंट नहीं है, यह 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये किया कि H2 को कांस्टेंट कर दिया 0.0093 एक्सपेरिमेंट्स में, और NO को 0.001 से डबल किया, रेट था 0.0063। जब आपने NO को डबल किया तो रेट 4 टाइम हो गया। 0.0063 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.025 आता है। उसी तरह जब आपने NO की अमाउंट 3 टाइम की, 0.001 से डबल 3 टाइम करके ट्रिपल करके 0.003 कर दी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 0.0063 को 9 से मल्टीप्लाई करके 9 टाइम बढ़ जाता है। यानी हम NO को डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, अब NO को डबल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। और जब आप NO को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में 9 टाइम का इंक्रीज आ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO ओनली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ NO। कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ NO। नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के स्क्वायर से रेट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO? नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? यस बेटा, ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर था, NO के रिस्पेक्ट से ये सेकंड ऑर्डर है। ओवरऑल फिर क्या होगा? यस, ओवरऑल दिस रिएक्शन शुड बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जिसमें हमने रेट एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है। बट एक रेट एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेकंड वे ये भी होता है कि मैकेनिज्म बता दिया जाए। अगर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दें तो भी आप रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे NO का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, ये मैकेनिज्म लिखा है। पहला स्टेप स्लो है जिसको RDS कहते हैं, सेकंड स्टेप फास्टर है। तो बड़ा इसमें रेट जो है वो ज़ाहिर पहले स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप इसका रेट एक्सप्रेशन यही आ रहा है ना फिर, कि रेट इज इक्वल टू K, H2 का 1 मोल यूज़ होना चाहिए और NO के 2 मोल्स यूज़ होने चाहिए। बट इसका ओवरऑल ऑर्डर फिर 3 होगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से रेट एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर लें तो भी ऑर्डर 3 आ रहा है, और अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से इसका रेट एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करें तो भी इसका ऑर्डर 3 ही आ रहा है। ठीक है, अपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स है छोटी मोटी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप मेरा नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब यूँ कह लें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टर्स मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में या ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जितनी किसी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी बेटा उतना उसका रेट स्लोअर होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है उतना एनर्जी बैरियर बड़ा है, उतना रिएक्टेंट्स के लिए उसे क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रेट ऑफ रिएक्शन से इन्वर्स रिलेशन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। हाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का हाफ लाइफ से डायरेक्ट रिलेशन है।
हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। हाफ लाइफ समझते हैं ना कि एक रिएक्शन को हाफ होने में, एक रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ेगी हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अरे बेटा आपकी बुक में ना इसको ग्राफिकली उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ड्रा करके भी दिखाया है। एक तो आर्हीनियस इक्वेशन का ये ग्राफ है बेटा, क्योंकि उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात की है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डिटर्मिनेशन होती ही आर्हीनियस इक्वेशन से है, तो इसमें 3 चीज़ें याद कर लेनी है। एक आर्हीनियस इक्वेशन की ये वाली फॉर्म के रेट कांस्टेंट है, ए आर्हीनियस कांस्टेंट है जो कुलेयन फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ कुलेयन पर यूनिट टाइम। ई बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और जो आर है ये आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। पहली बात ये एक्सप्रेशन याद रखनी है। नंबर 2 बेटा सेकंड नंबर पे आपने याद रखनी है इसकी जो ग्राफिकल फॉर्म आई थी ये वाली, लॉग के इज इक्वल टू माइनस CO2/303 RT प्लस लॉग ए। ये लॉग के वाई है, वाई एक्सिस पर रखा जाएगा, और उसके बाद माइनस EA/2/303 R जो है ना टी के अलावा, 1/T के अलावा, ये माइनस M स्लोप ऑफ द लाइन है, और जो 1/T है इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ पैरामीटर ऑफ एक्स एक्सिस, और जो लॉग ए है इट इज़ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहाँ इस लाइन ने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया था, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा ना टोटल ये वाला, इसको इंटरसेप्ट कह देंगे। बिल्कुल इजी करके आपको बता रहा हूँ, इसको इंटरसेप्ट कह देंगे। ठीक है जी बड़ा, पहली उसकी ओरिजिनल फॉर्म, दूसरी आर्हीनियस इक्वेशन की एक ग्राफ वाली फॉर्म, और तीसरा ये ग्राफ और इससे रिलेटेड 3 MCQs, इस ग्राफ से रिलेटेड 3 MCQs। अच्छा, इस ग्राफ में सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट MCQ कि ये जो लाइन आ रही है ये कौन से 2 क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है। आर्हीनियस इक्वेशन के ग्राफ की लाइन जो फॉलिंग कर्व के साथ है, ये नेगेटिव स्लोप के साथ है, वो कौन से 2 क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है? बड़ा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। सो दिस लाइन इज लाइंग बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। नंबर 2 सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमने आर्हीनियस इक्वेशन में स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो फाइंड करनी हो कि व्हाट विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो बड़ा आप इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लें। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस EA/2.303 R, ये नीचे लिखा भी हुआ है। स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस EA/2.303 R। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रीअरेंज कर लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज माइनस स्लोप इन 2.303 R। नंबर 3 बट स्लोप के फार्मूला या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के फार्मूला के बाद पूछा रहेगा स्लोप के यूनिट्स क्या है, स्लोप के यूनिट्स क्या है। बड़ा ऊपर आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट यूज़ किया जूल पर मोल, और नीचे आर के यूनिट जो आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट थे उसके यूनिट यूज़ किए जूल पर केल्विन पर मोल। तो ऊपर भी जूल पर मोल था, नीचे भी जूल पर मोल, ये कैंसिल आउट हो गए। पर केल्विन जो नीचे बचा था ये ऊपर आके केल्विन हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन के यूनिट केल्विन है। ठीक है जी। नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप नेगेटिव क्यों आई है, वाई दिस लाइन हैज़ नेगेटिव स्लोप। तो हम कहेंगे कि इस लाइन ने जो एंगल फॉर्म किया ना ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला थीटा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये वैल्यू 90 से ज़्यादा है। एंड आल्ट और लाइन की स्लोप तो टेंजेंट थीटा से फाइंड की जाती है ना, आल्ट टेंजेंट थीटा, चलो मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो टेंजेंट थीटा इज माइनस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज थीटा जो एंगल है इज ग्रेटर देन 90 एंड टेंजेंट ऑफ एंगल मोर देन 90 इज नेगेटिव। हर 90 के एंगल से ग्रेटर जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है। ठीक है, बड़ा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात होगी। आर्हीनियस इक्वेशन को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये भी आपने जैसे मैंने बताया ये 4 स्टेप्स आप ज़रूर इसके याद रख लीजिएगा। और एक जो ग्राफ है ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ये वाला, इस पे ख़ास तौर पे फोकस रखना है। बट इसमें ये पूछा जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो ग्रेटर, और एक्सोथर्मी की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेसर क्यों होती है? क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टर्स लो एनर्जी स्टेट में थे, इसलिए उन्हें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है टू चेंज इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्सोथर्मिक में रिएक्टर्स ऑलरेडी एट हाई एनर्जी स्टेट है, तो अगर ये ऑलरेडी एट हाई एनर्जी स्टेट है तो उन्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए लेस एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है। नंबर 2 कि डेल्टा एच क्या होता है? इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड स्टेप माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स स्टेप। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड स्टेप मोर होती है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स स्टेप लेसर होती है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे आंसर प्लस आएगा। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच माइनस क्यों आता है? बड़ा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लेसर थी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ग्रेटर है। जब लेसर से ग्रेटर को माइनस करेंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपको गिफ्ट देने लगा फिर से, बेटा ये है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट्स को, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना कि इनमें कंपैरेटिव एनर्जी क्या होती है। एक बात और इसमें ऐड कर देता हूँ, कंपैरेटिव एनर्जी का ऑर्डर ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो, दोनों के केसेस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हायर रहेगी। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या कहेंगे, एनर्जी का ऑर्डर क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेसर देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्सो में क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। दोनों केसेस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा ही रहती है क्योंकि अनस्टेबल है। एक बात और जो बताने लगा था बेटा वो ये है कि अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करें रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल है। रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ट्रू स्पीशी है, असल मालिक्यूल है विच कैन बी आइसोलेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली ज़रा स्टेबल होता है और कुछ कंडीशंस अप्लाई करके इसको अलहदा भी किया जा सकता है, जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कोई स्टेबल स्पीशी नहीं होती, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। तो अब अगर आप कंपेयर करें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को और ट्रांजिशन स्टेट को, चले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट को रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी लेसर है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ग्रेटर है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था वो मैंने अब क्लियर कर दिया। दोनों के ऑर्डर भी आपके सामने लिख दिए। बड़ा फिर है वापस आते हैं सिलेबस में। रिलेट द आइडियाज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बता दिया। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और द रिएक्शन रेट बता दिए। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेट कांस्टेंट इन द थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट कांस्टेंट का थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रोल होता है। तो बेटा असल में ना जो रेट कांस्टेंट के है उसके यूनिट्स की बेस पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का आइडिया हो जाता है। अगर एक थ्योरेटिकली अगर एक रिएक्शन का के रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर उसके लिए रेट के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है, सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो जीरो ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए वेरियस 5 मेथड्स मैंने डिस्कस किए और एक ये है रोल ऑफ रेट कांस्टेंट थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए के क्या रोल्स। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो गई। बेटा इस लास्ट वाले पॉइंट को ना मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। बेटा फर्स्ट एमसीक्यू लिखा विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर से मेजर करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 2 बेटा सेकंड है डायलैटोमेट्रिक मेथड इज यूजफुल फॉर रिएक्शन विच इन्वॉल्व। डायलैटोमेट्रिक मेथड ऐसे रिएक्शंस का रेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं विच इन्वॉल्व स्मॉल
वॉल्यूम चेंज, यानी जिन रिएक्शन के प्रोसीड होते हुए वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आता है। बेटा जो अल्फा ऑप्शन है ये आयनिक स्पीशी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड होता है। और जो लिखा हुआ है अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड था। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, ये रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड से मेजर किया जाता है। ठीक है, नंबर 3। थर्ड है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन के और रेट कांस्टेंट के यूनिट सेम होते हैं। रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पर नॉट ए रेस्ट पर जीरो का मतलब है वो ख़त्म हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है वही रेट कांस्टेंट के यूनिट होंगे। एंड बोथ हैव यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेम यूनिट आते हैं जीरो ऑर्डर में। नंबर 4, बड़ा नंबर 4 है ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ 2N2O टू फॉर्म N2O5 की डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। बट आपकी बुक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नीचे पॉइंट नंबर 1 पे ये लिखा हुआ था कि दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। नंबर 5 है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 टू फॉर्म CCl4 एंड HCl। पर अभी मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसकी रेट एक्सप्रेशन में लिखा रहेगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन रेज टू पावर 1/2, यानी 1/2 का मीन है हाफ। क्योंकि क्लोरीन एज फ्री रेडिकल इसमें यूज़ हुआ था, इस रिएक्शन का ऑर्डर फिर फ्रैक्शन में पॉइंट्स में आना चाहिए 1.5। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन, फिफ्थ में चार्ली ऑप्शन आना चाहिए था। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है नंबर 6। With increase of 10 degree centigrade temperature, rate of reaction doubles. This increase is the reaction is due to rate of reaction में जो increase आता है टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने की वजह से, वो क्यों आता है? तो बेटा उसकी रीज़न ये है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। Greater temperature, more molecules have energy equal or greater than energy of activation. Number 7 sorry, बड़ा ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको नीचे बताया हुआ है। NO प्लस Br2 टू फॉर्म 2NOBr। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है जिसमें NO और Br2 के रिएक्शन से NOBr2 बनता है। फिर सेकंड स्टेप फास्टर NOBr2 फर्दर रिएक्शन करके NOBr फॉर्म कर रहा है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट उसके फर्स्ट स्टेप यानी स्लो स्टेप पे डिपेंड करता होता है। सो दिस रिएक्शन इज रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी रेट इज इक्वल टू के NO इंटू Br2, यानी फर्स्ट स्टेप को देख के हमने लिखा इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2, और ओवरऑल इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है 1 + 1 2 आ जाना चाहिए, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन, 7 में बीटा ऑप्शन आएगा। जी बेटा आगे चलते हैं नंबर 8 की तरफ। पूछा था यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन शुड बी। सिंपल बात है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt, डेल्टा C और डेल्टा T भी इसको लिखा जाता है। बड़ा ऊपर कंसंट्रेशन चेंज है, नीचे टाइम टेकन है। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, टाइम का सेकंड, ऊपर आके वो पर सेकंड हो जाएगा। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आना चाहिए था। नंबर 9 कहता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। इसी को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। बीटा इज करेक्ट। नंबर 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। बेटा ये अभी मैंने डिस्क्राइब किया, टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया हुआ था, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर हम फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में NO कांस्टेंट रखते हैं और हाइड्रोजन को चेंज करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन आता है, यानी रेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में हमने हाइड्रोजन को कांस्टेंट किया था, NO को डबल किया, रेट 4 टाइम हो गया, यानी रेट का NO के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है। ओवरऑल बना था रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर इंटू H2। ओवरऑल इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर आना था, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11 बड़ा आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया
कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, क्योंकि उनका जो रेट होता है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, उनका रेट लाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर होना चाहिए। अल्फा इज करेक्ट। नंबर 12 कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हैज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ इनकी इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो जिनकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। नंबर 13 आर्हेनियस इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट। बड़ा आर्हेनियस इक्वेशन से हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी फाइंड करते हैं, और आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से वी कैन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आता है, या रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो दो चीज़ें, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड किया जाता है और टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट स्टडी किया जाता है। तो 13 में आना चाहिए बीटा ऑप्शन। नंबर 14 बड़ा ये रिएक्शन दिया हुआ है जनरल टाइप का 2a + b टू फॉर्म प्रोडक्ट। रेट एक्सप्रेशन भी बता दिया कि रेट इज इक्वल टू k a² एंड b, यानी दिस रिएक्शन शुड बी सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। लेकिन आगे उसने जो बताया ना, वो कहते हैं इफ़ b इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस देन द कंसंट्रेशन देन द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। बट अगर b लार्ज एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन b से इफेक्ट ही नहीं होगा। जो लार्ज एक्सेस में हो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते होते। हेंस अब रेट सिर्फ a पर डिपेंड कर रहा है और a का स्क्वायर है 4b करेक्ट। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, वैसे आप इसे सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। 14 में 4b ऑप्शन आएगा, क्योंकि b लार्ज एक्सेस में है, काउंट ही नहीं हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा। नंबर 15 मैं पूछा था विच द फॉलोइंग मे इफेक्ट द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के जो है ना उसे प्रेशर चेंज इफेक्ट करता है, ना उसे कंसंट्रेशन, ना कैटलिस्ट, सिर्फ टेम्परेचर है जो रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को इफेक्ट कर सकता है। और बेटा लास्ट पे है विच द फॉलोइंग इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखें ये सारे जो रिएक्शन है ना, इसमें एरो पे लिखा हुआ है H∧, और H∧ जो होता है ये लाइट है, यानी ये सारे रिएक्शन लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। बड़ा जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं दे ऑल आर यस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ऑल ऑफ दीज आर फोटोकेमिकल, सो डेल्टा ऑप्शन आना चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड बी ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है जी। बट ये था रिएक्शन काइनेटिक्स का टॉपिक, जिसकी हमने डिटेल डिस्कशन की। थॉरोली मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक वाइज। अब आपने इसको अच्छी तरह से खुद से भी प्रिपेयर करना है, रिवाइज रिकॉल करना है, बट अपनी मेहनत अपनी इसी तरह जारी रखनी है। मैंने कहा था आपने अपने आप को एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएट भी करना है और मोटिवेट भी करना है। बिल्कुल भी इस फेज़ पे आके आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने मेहनत करते रहना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका ज़रूर रिवार्ड देंगे, और होपफुली आपका बहुत अच्छा आउटकम आएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ हमेशा आप बच्चों के साथ है। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।